नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है और इसे लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान था, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और साजिश के दम पर विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें भी साजिश के तहत जेल भेजा गया, वरना जिस तरह झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उसी तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए का खाता भी खोलने का मौका वो नहीं देते। गठबंधन के लीडर्स और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज, क्योंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। इसीलिए साथी, अब आपको इस बात का संकल्प लेना है, बिहार की ऐतिहासिक धरती से हमेशा ऐतिहासिक निर्णयों के साथ यहाँ राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक तय हुए, रास्ते तय हुए। इसीलिए आप सब लोगों से ये आग्रह है, जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर वोटर रिवीजन का काम किया, हमें पता है स्पेशल वोटर रिवीजन होता है, इंसेंटिव वोटर रिवीजन होता है, लेकिन इंसेंटिव और स्पेशल वोटर रिवीजन कहां से होने लग गया? ये दोनों कब से आ गया? बड़ा ही विचित्र। और आज इन्हीं के द्वारा प्रकाशित वोटर लिस्ट के माध्यम से इन लोगों ने देश की गति संभाल रखी है। आज इनको बर्खास्त करके, इनको इस्तीफा दे करके पूरे देश में स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जोरदार हमला किया और कहा कि आदिवासी और किसान के हित की बात मुख्यमंत्री ने की, लेकिन ये भी बताना चाहिए था कि नगरी में गरीब आदिवासियों से खेतीहर भूमि रिम्स 2 के नाम पर जबरन क्यों छीना जा रहा है। का ये अकेला स्लिप नहीं था, उन्होंने कह दिया कि उनके जो सरकार है उसमें किसानों का ख्याल रखा जाता है, मजदूरों का, आदिवासियों का, दलितों का, सबका ख्याल रखा जाता है। वो भूल गए एनसीआरबी के डेटा के अनुसार दलितों पर क्राइम बढ़ा है। और आदिवासियों की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो एक निर्दोष आदिवासी सूर्या हांसदा का इनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, उसकी जांच तक नहीं की। और जहां तक किसानों की बात है साहब, तो आपने तो आदिवासियों से उनके कृषि योग्य भूमि नगरी में छीन लिया रिम्स 2 बनाने के नाम पर, और आप आदिवासियों और किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भाषण था जो वही फिर से सिद्ध करता है कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर तनाव वाली स्थिति नजर आई। कार्यालय के पास बीजेपी महिला सदस्य पहुंची। बैरिकेडिंग के एक तरफ बीजेपी के सदस्य खड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महिला मोर्चा के सदस्य मौजूद। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी जारी है। कार्यकर्ताओं को यहां नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी बैरिकेडिंग की गई, ताकि इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ बीजेपी के जो ये महिला कार्यकर्ता आपको सड़कों पर बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ नजर आ रही हैं, उन्हें जाने से रोका जाए। लेकिन यहाँ पर
दोनों ही दलों की महिला कार्यकर्ता एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करती नजर आई और पुलिस के पसीने छूट गए इन्हें रोकने के लिए। बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, अपने सामने हैं। और बीजेपी महिला मोर्चा की जो सदस्य हैं लगातार नारेबाजी करते हुए झारखंड कांग्रेस भवन की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन ठीक यूनिवर्सिटी के चौक के पास जहां आपको प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पास उन्हें मुड़ना है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है ताकि यहां से कांग्रेस जो भवन है वहां की ओर लोग नहीं मुड़ पाए। और ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और ट्रैफिक को पूरी तरह यहाँ पर रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी करते हुए जो यहाँ पर झारखंड बीजेपी की जो महिला मोर्चा की सदस्य हैं, सीधे बात करेंगे कि क्या कहेंगे जी। क्या राहुल गांधी के जितने भी पार्टी है, ये अच्छी पार्टी है, उसने गंदी गाली दी है। एक माँ को नहीं, पूरे भारत माताओं को गाली दी है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के अपमान में जो राहुल गांधी ने किया है, उनके जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, बस उसी का आंदोलन हम कर रहे हैं। हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं। बंदी को देख सकते हैं कि तोड़ने की कोशिश है और यहाँ पर जो पुलिस बल की तैनाती है देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे पुलिस बल को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। और सीधे जो बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की जारी है ताकि कांग्रेस भवन की तरफ बढ़ा जा सके। लेकिन पुलिस के जवान तैनात हैं यहाँ पर और लगातार यहाँ पर देखिए बैनर पोस्टर जो है यहाँ पर लगातार जो है उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन पुलिस बल जो यहाँ पर है वो लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वास्तव में स्थिति जो है कांग्रेस भवन के जो ठीक पहले जो गेट है यूनिवर्सिटी गेट, वहाँ पर स्थिति बेहद ही यहाँ पर तनावपूर्ण है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर जो महिलाएं पहुंच गई। और अगली बड़ी खबर भी रांची से, जहां हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के मामले को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला है। राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अध्यक्षता में वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया जाएगा। कमीशन को 3 महीने के अंदर अपनी इस जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। जांच पूरी करने के बाद ये रिपोर्ट देना होगा और इसके निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए। आरक्षित सरेंडर पदों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी कमीशन के सामने प्रस्तुत करने का निर्देश इसमें शामिल है। सभी पहलुओं पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जेपीएससी और जेएसएससी को फैक्ट फाइंडिंग काउंटर बनाने का भी निर्देश दिया गया। के मामले के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। जस्टिस दीपक रोशन के एकल पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया है, जो कि पहला केस का नाम था मीना कुमारी वगैरह, एंड उसमें लगभग 250 से 350 अलग अलग केसेस जुड़े थे, जिसमें एक अंदाजन करीबन 2,500-3 हज़ार लोग जुड़े हुए थे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान से झारखंड का सियासी पारा इस वक्त हाई नजर आता है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी आदेश दे दें तो वो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस को तोड़ देंगे, जिस पर बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़े जाने के इरफान अंसारी के बयान के बाद झारखंड की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। भाजपा के कार्यालय जला के चल जीवा, हमन देखत रहा, चूड़ी पहन ले या तू डेट बतावा, समय बतावा, कौन कार्यालय जलावे आवत पड़ा, खाली एगो कार्यालय के झंडा छू के दिखा देता। मान जी बहादुर हम तोरा, तू राहुल जी के कहला के बाद कार्यालय जलावे आई, लेकिन हमन बिना केकरो पूछले बांग्लादेश खदेड़ दे और पांव पैदल, गाड़ी घोड़ा से नहीं, पांव पैदल खदेड़ दे। पाला नहीं पड़ल अभी तोरा बढ़िया से, ठीक ना? सोच समझ के बोला, सोच समझ के राजनीति करा। कुख्यात अपराधी सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह की रिमांड अवधि आज खत्म हो गई, जिसके बाद मयंक को रांची एटीएस मुख्यालय से रामगढ़ ले जाया गया। इन दिनों पूछताछ में मयंक सिंह ने कई राज भी उगले हैं। जानकारी के मुताबिक मयंक सिंह ने कई अपराधियों के नाम भी
एटीएस की टीम को बताए हैं। फिलहाल इन नामों की सत्यता की जांच की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। अजरबैजान से मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को झारखंड लाया गया था, जिसके बाद एटीएस ने उसे 6 दिनों की रिमांड पर लिया था और आज उसकी 6 दिनों की रिमांड अवधि जो है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद अब उसे रामगढ़ ले जाया जा रहा है। खासतौर से बात करें तो मयंक सिंह वो अपराधी है जो न सिर्फ अमन साहू बल्कि बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे दुर्दांत अपराधी का भी कहा जाए तो वो सहयोगी रहा है, दोनों के बीच में कड़ी का काम करता रहा है। खासतौर से अगर बात की जाए तो मयंक सिंह वो अपराधी है जिसके माध्यम से एटीएस को कई अहम जानकारियां इन 6 दिनों की पूछताछ में मिली है। उसने कई राज जो हैं वो एटीएस के समक्ष हुए हैं, जिसमें कि कई नाम भी शामिल हैं और उन नामों का अब सत्यापन जो है वो एटीएस की टीम के द्वारा किया जा रहा है। खासतौर से इस सत्यापन में देखना होगा कि एटीएस को कैसी कामयाबी मिलती है। उसके साथ ही जो आर्म्स कनेक्शन है, जो आर्म्स की डीलिंग है, उन तमाम चीजों को लेकर भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो एटीएस की टीम को मिली है। वहीं अगर बात की जाए तो जो आर्थिक सोर्स है, जो फाइनेंस सोर्स है, उसकी भी अहम जानकारियां जो हैं वो मयंक सिंह के माध्यम से मिली हैं। एटीएस अब उन तमाम चीजों को लेकर छानबीन कर रही है और खासतौर से उन संपत्तियों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जिसके माध्यम से कई गैंगस्टर जो हैं वो अपनी संपत्तियों को खरीदने में उन पैसों की जो गलत इलीगल माध्यम से पैसे कमाए गए उससे जो संपत्तियां खरीद गई हैं उन संपत्तियों को भी अटैच करने को लेकर काम कर रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर लातेहार से, जहां एक साथ 9 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया है। AK-47 और कारतूस के साथ इन सभी अपराधियों ने सरेंडर किया है। JJMP से जुड़े हुए ये सारे उग्रवादी बताए जाते हैं। झारखंड पुलिस और CRPF के जो अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में इन सभी ने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर एक साथ 9 उग्रवादियों के सरेंडर करने को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और ये असलहे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए दिख रहे हैं, ये सब इनके तरफ से सरेंडर के दौरान जमा किए गए। और लातेहार से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर झारखंड पुलिस और CRPF के अधिकारियों की मौजूदगी आपको दिख रही होगी। JJMP से जुड़े हुए ये सारे उग्रवादी बताए जाते हैं, जिनके पास AK-47 और कारतूस का ये जखीरा भी आज सरेंडर के दौरान सामने लाया गया। और तस्वीरें आपके सामने, जहां पुलिस CRPF के अधिकारी आपको मौजूद दिख रहे होंगे। 9 उग्रवादी बताए जा रहे हैं। एक साथ ये 9 उग्रवादियों ने आज सरेंडर किया है और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड पुलिस की तरफ से बार बार इस बात की जानकारी दी गई कि भाई आप मुख्य धारा में वापस लौट आइए, नहीं तो फिर आपके साथ वही किया जाएगा जो उग्रवादियों के साथ किया जाता है। संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, 9 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। जी बिल्कुल, ये लातेहार जिले के लिए आज एक लातेहार पुलिस के लिए बड़ा दिन है कि 9 वो सरेंडर किया है। यह काफी बड़ी उपलब्धि है। वो भी उनके द्वारा अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-56, इंसास समेत कई अन्य राइफल और गोली बारूद के साथ सरेंडर किया है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है लातेहार पुलिस के लिए क्षण। और कहीं न कहीं JJMP नक्सली संगठन जो लातेहार जिला में सबसे प्रभावशाली माना जाता था, उसकी कहीं न कहीं अब समाप्ति दिख रही है इस आत्मसमर्पण के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। खबर जमशेदपुर से, जहां बाघा नंद गांव में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगाया और आरोप है कि परशुराम टूडू की पत्नी सुमन टूडू ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। परशुराम और सुमन कल दोपहर को साथ में खेत गए थे, लेकिन शाम को पत्नी अकेले घर वापस लौटती है। घर वालों ने जब परशुराम की खोजबीन की तो खेत में उसका शव बरामद हुआ। देखकर शव को ऐसा लग रहा है कि धारदार हथियार और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका बॉयफ्रेंड हिन मंडल जूरी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल छापेमारी में जुटी है। क्या झगड़ा कैसा झगड़ा? दूसरा से कुछ संबंध था। किसका? पत्नी का किसके साथ में?
तो लक्ष्मी अस्पताल। वो कहाँ रहता है? तो हैंडल जुड़े मतलब बगल ही गाँव में है? नहीं, गालूडी में रहता है। खबर गिरिडीह से, जहां बेंगाबाद के मुंडराडीह गांव में पैसों के लेन देन के वजह से बदमाशों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। रात के वक्त अनाउल अंसारी अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और इसी दौरान मकसूद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी के शोर मचाने के बाद गांव के लोग वहां इकट्ठा जरूर होते हैं। अनाउल अंसारी को सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। खाना खा करके नया घर जाने जा रहा था सोने अपने पत्नी के साथ में, तो मस्जिद के दरवाजे पर मकसूद ने पकड़ के, उसका घर वाला भी था, और पकड़ के वहीं मारने लगा, चाकू से मारा। हाँ, मकसूद था, उसका बाप था, उसका माँ और उसका पत्नी भी थी। तो उसके बाद में उसका पत्नी, अनाउल के पत्नी चिल्लाने के बाद में हम लोग दौड़ के आए, मालूम हुआ तब तक उसको पकड़ के लेके चल गया, बोला इसको मार दिया, अभी तुमको भी मारेगा, जल्दी चलो घर। पैसा का लेन देन का मामला था इन लोग का, और गांव का ही लड़का है जो उसके साथ रहता था, वही चाकू से मारकर उसे हत्या कर दी। आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कर रही है? पुलिस रेड छापामारी कर रही है। खबर रामगढ़ से, जहां के दिगवार गांव में मामूली विवाद में दो समुदायों के बीच सुबह से जमकर मारपीट हुई है और घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका सदर अस्पताल और मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। सदर अस्पताल से 2 लोगों को इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त को 2 शख्स के बीच कहासुनी हुई थी और 31 अगस्त को इसे लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें समझौता नहीं हो पाया। सोमवार को विवाद निपटाने को लेकर बैठक की जानी थी, लेकिन उससे पहले ही बात बिगड़ गई और मारपीट में तब्दील हो गई। यहाँ जमा थे, सब हट गए हैं। अभी सिचुएशन बिल्कुल शांतिपूर्ण है और आपसी, जैसा बताया जा रहा है, आपसी झगड़ा को लेके इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ था और इसमें 2-3 लोग की घायल होने की सूचना अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं और पूरी तरह से अभी यहाँ पे शांति है और शांति बरकरार रहेगी और जो भी घटना हुआ है उसके संबंध में जानकारी लेके लोगों से बात करके उसका समाधान किया जाए। हम जो जिला प्रशासन से और सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार और जो है जिला प्रशासन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लागू करे। अब ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल कोलैप्स्ड हो चुका है और यहाँ पे कानून का सरकार नहीं है। लगातार जो है एक समुदाय का जो है मन जो है बढ़ते जा रहा है और जो है कि दूसरे समुदाय पर इस तरह का हमला हो रहा है। यह जो है कि किसी भी दृष्टिकोण से जो है, जो हमारा जो समाज है उसके लिए हित में नहीं है। कानून को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जो है ऐसे लोग जो कानून तोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। जब हम लोग का कल परसों जब दुर्घटना हुआ था तो समाज के सामने बोला गया कि प्रोग्राम में मीटिंग रहेगा, तो वहाँ बैठा गया तो कोई वहाँ पे पहुँचा नहीं। हम लोग सिर्फ बैठे, तो उधर से आने लगे तो फिर उसके बाद उन लोग सब हाथ बना रखा हुआ था, हम लोग को वार कर दिया अचानक। हम लोग सब नाश्ता करके बाहर बैठा हुआ था, उन लोग एक झुंड में आया और पूरा लाठी डंडा सबके हाथ में था, फाइटर वगैरह था, कड़ा वगैरह सब था, मारपीट करने लगा। घर घुस के भी लेडीज लोग को मार किया, घर में भी पत्थरबाजी किया पूरा। और अब बात खाटपर सिस्टम की। झारखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां अब तक पक्की सड़क ही नहीं बन पाई। गिरिडीह के देवरी प्रखंड का जिबड़ा गांव उसी में से एक है और गांव के नरेश सोरेन की पत्नी सलगी मुर्मू को जब प्रसव पीड़ा हुई तो घरवाले खाट पर देखिए उससे कैसे लाद कर पैदल मुख्य मार्ग तक जाते हैं। उसके बाद सलगी को अस्पताल ले जाया गया। इस गांव में बाइक ले जाने तक का रास्ता नहीं है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पगडंडियों से होकर कितनी चुनौतियों के बीच खाट पर किसी मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने की मजबूरी इनके चेहरे पर साफ नजर आती है। गांव वालों का ये कहना है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो इसी हालात में उसे अस्पताल पहुंचाना होता है। बरसात के मौसम में ये चुनौती और ज्यादा है क्योंकि गांव से बाहर निकलना ज्यादा दूभर हो जाता है। पहाड़ी नदी रास्ते में पड़ती है जिसमें पानी की धार तेज होती है और बारिश होने के बाद नदियों के उफान की वजह से आवाजाही मुश्किल हो जाती है। रोड में तो बहुत दिक्कत करने वाली बात है। ना तो यहाँ पे सड़क की व्यवस्था है और ना ही गांव के लोगों के लिए एम्बुलेंस सुविधा दी गई है। कहीं न कहीं हमारे यहाँ के विधायक जो एक महिला है, यहाँ के एमपी जो महिला है, उसको एक प्रश्न चिन्ह करता है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं
गांव तक पहुंचने के लिए आखिर सड़क क्यों नहीं बनी? गांव वालों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो ये स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ क्यों नहीं है? गांव वालों को भगवान भरोसे आखिर क्यों छोड़ दिया गया? तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।